तूफान के पहुंचने से पहले ही पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दोपहर 2:30 बजे तूफान ने बंगाल के तट से टकराना शुरू किया, लेकिन उससे पहले ही मूसलाधार बारिश के साथ तेज हवाएं चलने लगी। पश्चिम बंगाल के दीघा में समुद्र से कई फीट ऊंची लहरें उठती दिखी। ये असर तो केवल तूफान की दस्तक से हुआ और 100 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। लैंडफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। दक्षिण 24 परगना में भी घंटों तक बारिश हुई। आसमान से बरस रहे पानी के साथ चल रही तेज हवाएं लोगों को डराने लगी, क्योंकि तूफान के पहुंचने से पहले ही बड़ी तबाही की दस्तक महसूस होने लगी। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में ही तूफान सबसे पहले तट से टकराया, इसलिए सुंदरबन में असर भी सबसे ज्यादा दिखने लगा। करीब 10 फीट ऊंची लहरें समुद्र से उठती हुई दिखने लगी। अचानक हवाएं इतना शोर करने लगी कि बेहद करीब खड़े शख्स की आवाज सुनना मुश्किल हो जाए। दक्षिण 24 परगना के सुंदरबन में लैंडफॉल के बाद हवाओं की गति वहां पर 140 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक रिकॉर्ड की गई है। हवाओं और लहरों का शोर लोगों को डराने लगा। जो लोग किसी वजह से राहत शिविरों तक नहीं पहुंच पाए थे, उन्होंने भी बचने के लिए भागना शुरू कर दिया। यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो भी कहीं डर चुके हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को कहना है किसी को कहीं पर नहीं रुकना है, सबको जाना पड़ेगा वो साइक्लोन सेंटर में। तूफान की दस्तक के बाद ही जगह जगह से नुकसान की खबरें भी आने लगी। हालांकि इसके लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने पहले ही तैयारी कर ली थी, इसलिए जहां से भी नुकसान की खबरें आई वहां एनडीआरएफ की टीमें बारिश रुकने से पहले ही पहुंच गई और पेड़ों को हटाने का काम शुरू कर दिया। पूर्वी मेदिनीपुर में तूफान के दौरान हवाएं इतनी तेज चली कि कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे टूट गए, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें तो जैसे तैयार ही बैठी थी। मूसलाधार बारिश के बीच अपने औजार लेकर टीमें सड़कों पर पहुंच गईं। टूटे हुए खंभों पर लटकी बिजली की तारों को काटा गया ताकि कोई हादसा न हो, और फिर मशीनों से बड़े बड़े पेड़ों को काटकर हटाने का काम शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल ही नहीं, ओडिशा के भी कई जिलों में ऐसी ही तस्वीरें दिखी। सड़कों के किनारे खड़े बड़े बड़े पेड़ों ने तूफान के आगे घुटने टेक दिए। पारादीप में बहुत से जगह पेड़ उखड़े पड़े हैं और जगह जगह पेड़ों के ये जो टहनियां हैं या फिर बड़े बड़े पेड़ हैं सब उखड़ के पड़े हैं। ओडिशा में भी तूफान के आने से कई घंटे पहले से तेज बारिश शुरू हो गई। हालांकि ज्यादातर लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। जगत सिंहपुर जिले में भी बड़े बड़े पेड़ धराशायी हो गए। ऐसा ही एक पेड़ एक झोपड़ी के ऊपर गिर गया। गनीमत यह रही कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ओडिशा फायर सेफ्टी विभाग के कर्मचारियों ने पेड़ को हटाया। और इस तरह की चुनौतियों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, कोस्ट गार्ड और राज्यों की पुलिस 2 दिन पहले से तैनात थी। तूफान के असर की आशंका वाले जिलों में लोगों के घरों से निकलने पर रोक लगा दी गई। बस, ट्रेन और कार्गो विमानों के पूरे ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। समुद्र के तटों के पास रहने वाले लाखों लोगों के घर खाली करा लिए गए और लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। मौसम विभाग के शाम 4:30 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक ओडिशा के पारादीप से सबसे ज्यादा 88 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा बंगाल में सबसे ज्यादा 69 मिलीमीटर बारिश दीघा में हुई। अम्फन की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका ओडिशा के जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और भद्रक जिलों में, जबकि पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, कोलकाता, हावड़ा और हुगली जिलों में तूफान का ज्यादा असर होने की आशंका है। हालांकि तूफान से हुए नुकसान का आकलन करने में एजेंसियों को अभी लंबा वक्त लग सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के जिन जिलों में तूफान से नुकसान की आशंका थी, वहां बड़ी संख्या में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया था। इन टीमों ने वक्त रहते लाखों लोगों को समुद्र के तटों के पास से निकालकर महफूज जगहों तक पहुंचाया, जहां उनके लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए गए। ज्यादातर जगहों पर पहुंची एनडीआरएफ की टीमों को न केवल लोगों को बचाने की ट्रेनिंग दी गई, बल्कि कोरोना संकट से भी सावधान किया गया। बचाव दल अपने साथ खासतौर पर नाव, पेड़ काटने की मशीनें और कई अहम औजार लेकर पहुंचे। जब से डिप्लॉयमेंट हुआ है तब से तैयारियों में लगे हुए हैं, अभ्यास कर रहे हैं और साथ में ही यहाँ के जो भी नज़दीकी गांव हैं जहाँ पर लोग फंसने के अंदेशा हो सकते हैं, वहाँ से लोगों को निरंतर इवैक्यूएट किया जा रहा है। अलग अलग जिलों में मजबूत इमारतों को राहत शिविरों में 2 दिन पहले ही बदल दिया गया था। इन जगहों पर लोगों को ठहराने और उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया। कोलकाता में तूफान पर नजर रखने के लिए एक खास कंट्रोल रूम बनाया गया। कंट्रोल रूम से अम्फन की चाल और अलग अलग जिलों में चल रहे बचाव अभियान पर नजर रखी गई। सीएम ममता बनर्जी खुद घंटों तक कंट्रोल रूम में बैठकर हालात देखती रहीं और अधिकारियों को निर्देश देती रहीं। दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में फंसे सैकड़ों मजदूरों को बसों में बिठाकर उनके गांव भेजा गया। मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए सबसे पहले उनकी मेडिकल जांच की गई और रजिस्ट्रेशन किया गया।
और उसके बाद बसों में बिठाकर उन्हें ग्रेटर नोएडा के कासना डिपो से रवाना कर दिया गया। मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए यूपी रोडवेज की कई बसों को लगाया गया। लॉकडाउन के बीच गांव लौट रहे सभी मजदूरों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया और बसों में भेजे जाने पर खुशी जताई। खुश हैं अपने गांव छतरपुर जा रहे हैं? हाँ। छतरपुर जा रहे हैं, तो आप लोग सब खुश हैं? हाँ जी, सब खुश हैं। नियमों के तहत बसों के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन मध्य प्रदेश के छतरपुर जाने वाली एक बस में बैठे मजदूरों ने एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए जाने पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि बस के ड्राइवर ने खुद को सुरक्षित रखने का तरीका पहले ही ढूंढ लिया था। जो मजदूर हैं बैठे हुए हैं, लेकिन ड्राइवर ने अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कराने के लिए यहाँ पर रस्सी एक बांध दिया है कि इस रस्सी से आगे कोई भी सवारी नहीं जा सकता है। बताया गया कि बीते 2 दिन में ग्रेटर नोएडा से 170 बसों में सैकड़ों मजदूरों को उनके गांव भेजा गया। लेकिन कई मजदूर ऐसे भी दिखे जिन्हें लंबे इंतजार के बाद भी गांव लौटने के लिए बसें नहीं मिली। ग्रेटर नोएडा से बसें चलने की खबर मिलने पर एक दिन पहले ही वहां सैकड़ों मजदूर पहुंच गए थे, लेकिन उनमें ज्यादातर मजदूर ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, इसलिए कई मजदूरों को बस अड्डे के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा। मैडम कब से बैठी हैं आप? हम कल दोपहर से बैठे हैं। कल दोपहर से बैठे? हाँ। तो क्या बोल रहे हैं आपको यहाँ पे? अब देखो कोई सुविधा दिखाई नहीं दे रही है, देखो क्या होता क्या नहीं, समझ नहीं कुछ आ रहा है। जितनी भीड़ बस अड्डे के बाहर दिखी, उससे कहीं ज्यादा लोग बस अड्डे के अंदर बैठकर गांव लौटने का इंतजार करते रहे। सभी लोग एक दूसरे के काफी करीब बैठे नजर आए। पुलिस के साथ वहां प्रशासन के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहे, लेकिन उनकी कोशिशों के बाद भी मजदूरों के बीच जरूरी दूरी नहीं बनाई जा सकी। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ हो गई है, जिसको हम लोग के व्यवस्थित किया जा रहा है जिस तरह से भी हो सके, और उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भेजा जा रहा है स्टेशन। बताया गया कि ग्रेटर नोएडा से मध्य प्रदेश, बिहार और यूपी के अलग अलग जिलों के लिए बसें चलाई गईं और कई मजदूरों को उनके गांव भेजा गया। चीन के वुहान में बिना लक्षण वाले कोरोना के मरीजों की तादाद में काफी कमी आई है। वुहान से ही दुनिया भर में कोरोना के फैलने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद वहां के हर नागरिक का कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया गया। इसके लिए वहां कई जांच सेंटर बनाए गए, जहां लोगों की लंबी कतारें नजर आईं। स्कूलों में भी कोरोना की जांच के इंतजाम किए गए। वुहान में सिर्फ 10 दिन के अंदर ही 1 करोड़ 10 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट कराए जाने हैं, जिनमें अब तक करीब 30 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। 人群中病毒的残存感染和传播呢越来越弱。 इतनी बड़ी तादाद में टेस्ट कराने के लिए वहां घर घर जाकर आंकड़े जुटाए गए, जिसके बाद उनका टेस्ट कराया गया। जांच के दौरान वहां लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखा गया। जांच कराने पहुंचे लोग भी एक दूसरे से कई फीट की दूरी पर खड़े नजर आए। लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान सरकार ने खाने पीने की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की छूट दी, तो इसका अच्छा असर नजर आया। दुकानों और रेस्टोरेंट में खाने पीने की छूट नहीं है, लेकिन यहां से खाने की चीजें पैक कराकर ले जाने और होम डिलीवरी की छूट है। इस छूट की वजह से जयपुर की मशहूर कचौरियों की दुकान की रौनक लौट आई और करीब 60 दिनों से बंद दुकान में कचौरी और मिठाइयां नजर आने लगी। इस वक्त हम रावत कचौरी मिष्ठान भंडार पे हैं और काफ़ी देख सकते हैं कि वो बाइक लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। ये डिलीवरी के लिए, होम डिलीवरी के लिए जो सर्विसेज वाले हैं वो आए हैं। बताया गया कि दुकान खुलते ही ऑनलाइन ऑर्डरों की झड़ी लग गई। नौबत ऐसी आ गई कि यहां मिले ऑर्डरों को बाइक से घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जिन लड़कों की है, वो भी इंतजार करते नजर आए। हमारी कचौरियाँ खूब लोग पसंद कर रहे हैं और मंगा रहे हैं। रेस्टोरेंट में खाने पीने पर लगी रोक की वजह से आमतौर पर लगने वाली भीड़ तो नहीं दिखी, लेकिन स्वाद के शौकीन कई लोग खुद ही अपनी पसंद की चीजें पैक कराने पहुंचते नजर आए। गुरुग्राम और दिल्ली के बॉर्डर पर पुलिस पर पथराव की घटना हुई। बॉर्डर के पास के एक गांव के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर गुरुग्राम में घुसने की कोशिश करने लगे और जब पुलिस ने उन्हें रोका तो लोगों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पथराव के कुछ वीडियो सामने आए, जिनमें कुछ लोगों की गांव के लोगों को उकसाने की आवाजें सुनाई दी। गांव वालों की भीड़ और पुलिस आमने सामने आ गए। लोग पुलिस वालों पर पत्थर बरसाते रहे और हालात बिगड़ते चले गए। ये गुरुग्राम के पालम विहार के पास लगने वाली दिल्ली की सीमा का एक गांव है, जहां न तो कोई बड़ा टोल बैरियर है और ना ही कोई हाईवे। गुरुग्राम में एंट्री न मिलने पर बॉर्डर पर बसे गांव सलाहपुर खेड़ा के लोगों का गुस्सा भड़क गया। भीड़ ने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। हमने उनको समझाया कि बगैर मेडिकल चेकअप के आप एक साथ इतने लोग यहाँ नहीं आ सकते, तो उन्होंने पुलिस के साथ पथराव की कोशिश की। दिल्ली और गुरुग्राम के बॉर्डर 1 मई से ही सील हैं। बॉर्डर पार करने की कोशिश करने वाले लोगों के लिए सरकारी पास के अलावा मेडिकल स्क्रीनिंग से भी गुजरने की शर्त है। अमेरिका के फीनिक्स में जंगल में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई। खतरे को देखते हुए वहां के 132 मकानों को खाली करवा लिया गया।
क्योंकि तेज हवाओं की वजह से जंगल में लगी आग अब लोगों के घरों के बेहद करीब पहुंच गई। आग इतनी भीषण थी कि उससे निकलने वाला काला धुआं पूरे इलाके में फैलता दिखाई दिया। इस बीच एक आदमी अपने घर को बचाने के लिए पाइप से आग की लपटों पर पानी की बौछार करता दिखा। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में जुटी दिखी, लेकिन बढ़ते खतरे को देखते हुए विमानों को भी आग बुझाने के काम में लगाया गया। आग पर काबू पाने के लिए छोटे और बड़े विमान आसमान से केमिकल का छिड़काव करते दिखे। बताया गया कि जंगल का एक बड़ा हिस्सा आग में जलकर राख हो गया। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे झारखंड के लोगों का स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने गांव लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसी एक ट्रेन 1500 लोगों को मुंबई से बोकारो लेकर पहुंची, जहां इन लोगों को एक एक कर ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर उतारा गया। एक कोच से लोगों के उतरने के बाद ही दूसरे कोच से लोगों को उतारा गया। एक दूसरे के बीच फासला बना रहे, इसका भी ध्यान रखा गया। कई किलोमीटर का सफर तय करके बोकारो पहुंचे इन लोगों की स्टेशन पर ही स्क्रीनिंग की गई। बताया गया कि लॉकडाउन में फंसे सैकड़ों छात्र भी इस ट्रेन से गांव लौटे। इसी तरह राजस्थान के उदयपुर से करीब 1000 से ज्यादा लोग पलामू रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। ट्रेन से उतरते ही इन लोगों के हाथों को सैनिटाइज कराया गया और फिर डॉक्टरों की टीम ने उनके शरीर का तापमान भी मापा। स्टेशन से बाहर निकलते वक्त इन लोगों को मास्क भी बांटे गए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दावा किया कि कांग्रेस की तरफ से उन्हें बाहरी मजदूरों को उनके राज्य भेजने से जुड़ी कोई चिट्ठी नहीं मिली है, जबकि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने दावा किया था कि उनकी चिट्ठी 2 दिन पहले ही केजरीवाल सरकार को मिल गई, जिसमें उन्होंने मजदूरों को उनके गांव भेजने के लिए 300 बसें चलाने की इजाजत मांगी। लेकिन परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने ऐसी किसी चिट्ठी मिलने से इनकार कर दिया। नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। आई थिंक मुझे किसी ने बताया कि सीएम साहब को लिखा है, तो जब वो चिट्ठी आएगी तो उस पर उसको एग्जामिन करके जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के बयान को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने घटिया राजनीति करार दिया। अनिल चौधरी ने न्यूज 18 से कहा कि उन्होंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा कि इसका खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी, लेकिन केजरीवाल सरकार कांग्रेस को मजदूरों के हक में काम करने से रोक रही है। इस पे हम हाथ जोड़ के कहते हैं कोई पॉलिटिक्स मत करिए। हमारा आप एक तरह से भावना समझिए, हम करना क्या चाहते हैं, हम लोगों को मदद देना चाहते हैं। और केजरीवाल जी तो इस बात को बार बार दोहराते थे, बार बार कहते थे, फिर आज क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हो यार? इजाजत दीजिए, हम काम करने दीजिए। हम पंजाब के लुधियाना में कोरोना से ठीक होकर ड्यूटी पर लौटी एक पुलिस अधिकारी का थाने पर जोरदार स्वागत किया हुआ। यह पुलिस अधिकारी ड्यूटी के दौरान कोरोना की चपेट में आ गई थी, जो इलाज के बाद ठीक हो गई। और जब वो ड्यूटी पर लौटी तो थाने के सभी पुलिस कर्मियों और इलाके के कुछ लोग खुशी से झूम उठे। पुलिस वालों ने अपनी अधिकारी का ढोल बजाकर स्वागत किया। कोरोना से ठीक होकर लौटी अधिकारी जब थाने में दाखिल हुई तो वहां पहले से मौजूद पुलिस वाले ने एक एक कर उन्हें फूलों की माला पहनाई और उन पर फूल भी बरसाए गए। कुछ पुलिस वालों ने तो उन्हें फूलों के गुलदस्ते भी भेंट किए। इतना ही नहीं, थाने के एक कमरे में जब पुलिस अधिकारी बैठी तो वहां भी कुछ पुलिसकर्मी पहुंच गए और कमरे के अंदर ही ढोल की थाप पर झूमते दिखाई दिए। जोश में इन लोगों ने एक दूसरे से फासला बनाकर रहने के नियम को भी नजरअंदाज कर दिया। वहीं कोरोना से जंग जीतकर लौटी अधिकारी ने भव्य स्वागत के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं पहला तो थैंक्स करती हूँ सारे का इतने आने से मेरा इतना वेलकम किया गया एंड ठीक होके मैं दोबारा वापस आई हूँ तो आई विल और ज़्यादा एंथुसियाज्म नाल मैं ड्यूटी करूँ। लॉकडाउन के चौथे चरण में छूट मिलने के बाद नए नियमों के तहत केरल में बस सेवा शुरू हो गई। तिरुवनंतपुरम में भी यात्रियों के लिए बसें चलाई गई और लोग अपनी मंजिल तक जाने के लिए अलग अलग बस स्टैंड पर बसों का इंतजार करते दिखे। ये लोग एक दूसरे से फासले पर खड़े नजर आए, जिन्होंने एहतियात बरतते हुए मुंह को भी मास्क से ढके रखा। एक स्टैंड पर जब एक साथ कई बसें पहुंच गईं तो भीड़ इकट्ठा ना हो, इस वजह से इन बसों को थोड़ी दूरी बनाकर खड़ा किया गया। लोगों के बसों में चढ़ने के दौरान भी दूरी बनाए रखने का ख्याल रखा गया। इसके लिए एक बस के बाहर कर्मचारी भी खड़ा दिखा, जिसने बस में चढ़ रहे यात्रियों पर नजर रखी। बसों में 2 लोगों के बैठने की सीट पर एक ही यात्री को बैठाया गया ताकि फासला बना रहे और बीमारी न फैले। हालांकि कहीं भीड़ जुटी तो किसी बस अड्डे पर कम ही लोग दिखाई दिए। कोट्टयम में भी हालात कुछ ऐसे ही दिखे, जहां अपने अपने काम पर जाने के लिए मुंह को मास्क से ढके कुछ लोग फासला बनाकर एक बस अड्डे पर खड़े नजर आए। हालांकि वहां से बसों को एक एक करके ही रवाना किया गया ताकि किसी तरह की भगदड़ न मचे। केरल की पिनरई विजयन सरकार ने बसों को चलाने से पहले कुछ नियम भी बनाए। जानकारी के मुताबिक राज्य में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर बसें चलाई जा सकती हैं। हालांकि एक बस में केवल 50% यात्री ही सवार हो सकते हैं। साथ ही बस में यात्रा के दौरान लोगों के बीच दूरी बने रहना जरूरी है। नियम के मुताबिक यात्री बस में मास्क पहने बगैर सफर नहीं कर सकते। हालांकि केरल सरकार ने घाटे की भरपाई के लिए किराए में 50% की बढ़ोतरी भी कर दी। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में एक मस्जिद में हुए हमले में 8 लोगों की मौत हुई।
2 गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने मस्जिद में मौजूद लोगों पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए। इस हमले के बाद इलाके के लोग दहशत में नजर आए। जिस मस्जिद को निशाना बनाकर हमला किया गया था, उसकी दीवारों पर गोलियों के निशान दिखाई दिए। मस्जिद के अंदर हर तरफ बस गोलियों के निशान और खून के धब्बे ही नजर आए। फायरिंग के वक्त वहां काफी लोग मौजूद थे। इस हमले में एक बच्चे को भी गोली लगी, जिसकी हालत अस्पताल में गंभीर बताई गई। अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस घटना की जिम्मेदारी नहीं ली।